अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने इस चैप्टर के हर टॉपिक में किस तरह से हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के की पॉइंट बन सकते हैं और एक फार्मूला दूसरे फार्मूला के अंदर कैसे चेंज होता है, इस कन्वर्जन को हम देख रहे थे। फिर हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये फार्मूला में से किस तरह से आपके एमसीक्यूज़ बन सकती हैं, हम इस बुनियादी स्ट्रक्चर को अपने तमाम सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, कि किसी भी एक वायर की जो रेजिस्टेंस है ये कैसे वेरी करती है, और इससे मुतालिक आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ बनती हैं उसमें फार्मूला के अंदर वेरिएशन कहते आती हैं और कंडीशन की बुनियादों पर आपके फार्मूला के अंदर क्या कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आज आपको बताने लगा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक की पॉइंट की फार्मूलाज की उस सीरीज़ के अंदर है बेटा वेरिएशन इन आर ऑफ अ वायर। एक वायर की रेजिस्टेंस के अंदर क्या कुछ तब्दीली आ सकती है। अब कंडीशंस सबसे पहले कि अगर एक वायर को स्ट्रेच किया जाए, मतलब उसके ऊपर स्ट्रेचिंग कोई फोर्स अप्लाई की जाए, तो उसकी ऑलरेडी लेंथ के अंदर कोई इजाफा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा। तो स्ट्रेच करने की वजह से लेंथ के अंदर इंक्रीज आएगा। तो नई बनने वाली जो लेंथ है, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर n टाइम्स लेंथ इंक्रीज़ हुई है, नई आने वाली जो लेंथ है वो पहली लेंथ का n टाइम्स बनी है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला जो आपने इस्तेमाल करना है, नई बनने वाली रेजिस्टेंस ओल्ड रेजिस्टेंस के साथ n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी। व्हाट इज़ n? कितने गुना बढ़ी है? 2 गुना बढ़ गई थी, 3 गुना बढ़ गई थी, 4 गुना बढ़ गई है। तो n उसके इंक्रीज को जाहिर कर रहा है। तो आपने n स्क्वायर बनाना है, ओरिजिनल उसकी रेजिस्टेंस क्या थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जितनी हद तक भी 2 गुना लेंथ इंक्रीज हो गई है तो 2 का स्क्वायर, तो नई आने वाली जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर लेंथ 4 गुना बढ़ गई है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, तो आपने 4 का स्क्वायर करना है 16, तो नई आने वाली जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया n टाइम अगर डिक्रीज हो जाए, नया क्रॉस सेक्शनल एरिया पुराने क्रॉस सेक्शनल एरिया के n टाइम्स बने, यानी कि n टाइम्स डिक्रीज उसके अंदर दिखाई दे, इसीलिए डिवीजन के अंदर n लिखा गया है। तो जो नई आने वाली रेजिस्टेंस है बेटा वो n स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस या फर्स्ट रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई करने से आपको हासिल होगी। इसी तरह से रेडियस की अगर बात करें तो जैसे ही उसका बेटा यहाँ पर एरिया डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, रेडियस डिक्रीज होगा। और रेडियस कितना डिक्रीज हो, पहले रेडियस के n टाइम डिक्रीज हो जाए, तो n को इसीलिए डिवाइड किया गया। नया रेडियस है, पुराने रेडियस को n पर तकसीम करने से तो रेजिस्टेंस कितनी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस के साथ n की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यू रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो कंडीशंस के ऊपर गौर करनी है कि रेजिस्टेंस कितनी कुछ हो जाएगी अगर रेडियस को इतना कम कर दिया जाए, हम लेंथ को इतना इंक्रीज कर लें, तो रेडियस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा वो फ़ौरन से आपको समझ आ जाना चाहिए और आपने ये कंडीशन अप्लाई कर लेनी है। इसी तरह से डायमीटर भी बेटा डिक्रीज हो जाएगा, डायमीटर उतने ही गुना कम हो जाएगा जितने गुना यहाँ पर बेटा उसकी स्ट्रेचिंग यानी कि लेंथ उसकी इंक्रीज हुई है। तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, नई आने वाली जो रेजिस्टेंस है वो ओल्ड रेजिस्टेंस के साथ n की पावर 4 को मल्टीप्लाई करने से आपको हासिल हो जाएगी। तो ये पहला केस बार बार हम देखेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यूज के अंदर ये हमारे क्वेश्चंस मौजूद होंगे। दूसरा, अगर तो वायर को कंप्रेस किया जाए, कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा कि उसकी लेंथ के अंदर कमी आएगी। अगर n टाइम्स लेंथ डिक्रीज हो जाए, नई आने वाली लेंथ ओल्ड लेंथ को n पर तकसीम करने से आपको हासिल होगी, तो नई बनने वाली रेजिस्टेंस ओल्ड रेजिस्टेंस को n स्क्वायर पर डिवाइड करने से आपको हासिल हो जाएगी। इसी तरह से एरिया बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो जाता है, एरिया के इंक्रीज हो जाने की वजह से नई बनने वाली जो रेजिस्टेंस है वो ओल्ड रेजिस्टेंस को n स्क्वायर पर डिवाइड करने से आपको हासिल होगी। इसी तरह से रेडियस बेटा क्या हो जाएगा, आपके पास एरिया इंक्रीज हुआ है, एरिया के इंक्रीज होने जाने की वजह से रेडियस भी इंक्रीज होगा, कितने गुना, n टाइम इंक्रीज होगा। तो n की वैल्यू वहाँ पर वो आपको बताएगा 2, 3, 4 वो सारे लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो नई बनने वाली जो रेजिस्टेंस है आपको ओल्ड रेजिस्टेंस या पहली रेजिस्टेंस को
n की पावर 4 पर डिवाइड करने से आपको हासिल होगा। डायामीटर भी इंक्रीज हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑफ द डायामीटर अगर इसकी वैल्यू बन जाए तो नई आने वाली जो रेजिस्टेंस है वो बेटा ओल्ड रेजिस्टेंस को n की पावर 4 पर डिवाइड करने से आपको हासिल हो जाएगी। तो ये दो कंडीशंस, अगर वायर इतने गुना कंप्रेस हो जाए, अगर वायर इतने गुना स्ट्रेच हो जाए, तो ये कंडीशंस बेटा अपने जहन में रखनी है, आपने इनको तब्दील करना है, ये फार्मूला नोट करके अपने पास रखें। इसके बाद है बेटा हमारे पास इफ द वायर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, अगर एक जैसी लेंथ के n पार्ट्स के अंदर आप वायर को कट करते हैं तो हर एक पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ पार्ट्स के ऊपर तकसीम करने से आपको हासिल हो जाएगी। अब जितने भी आपने इक्वल पार्ट्स बनाए हैं आप उनको साइड टू साइड एक दूसरे के साथ बेटा कनेक्ट कर लें, यानी कि उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगी, ओरिजिनल या ओल्ड रेजिस्टेंस को आप n स्क्वायर पर डिवाइड कर लेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी। अगर आपने उनको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अटैच कर दिया, यानी कि एंड टू एंड, एक पार्ट का एंड दूसरे पार्ट के एंड के साथ, दूसरे पार्ट का एंड तीसरे एंड के साथ, इस तरह कनेक्ट करते जाएं तो सीरीज के अंदर उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो बेटा टोटल रेजिस्टेंस या ओल्ड रेजिस्टेंस के बराबर होगी। रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। उतनी ही रेजिस्टेंस रहेगी, अगर तो चाहे आप उन्हें एक जैसे पार्ट्स के अंदर तकसीम भी कर लें। इसके बाद अगर आप दो अनइक्वल पार्ट्स के अंदर उस वायर को कट करते हैं, लेट से फर्ज कर लें आपने दो लेंथ की सूरत के अंदर इसको कट किया हुआ है L1 L2 की सूरत के अंदर, तो फर्स्ट लेंथ की जो रेजिस्टेंस है अगर आप उसको R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट लेंथ को दोनों लेंथ्स के मजमूए और टोटल रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको हासिल हो जाएगी वो रेजिस्टेंस जो कि फर्स्ट पार्ट की रेजिस्टेंस होगी। सेकंड पार्ट की रेजिस्टेंस अगर आप उसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट की लेंथ कितनी है, दोनों पार्ट्स की लेंथ के मजमूए पर डिवाइड करो और टोटल रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपको सेकंड लेंथ की रेजिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगी। तो ये कुछ हमने बेटा बेसिक देखने थे, कुछ फार्मूला, वो ख़ास करके एक वायर की रेजिस्टेंस है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं। ये फार्मूला बेटा नोट करके रखिए। इसके बाद है हमारे पास बेटा पावर का रिलेशन। पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था बेटा, P बराबर है VI। तो उसके अंदर अगर वोल्टेज के लिहाज से देखें, पावर के लिहाज से देखें, करंट के लिहाज से देखें या फिर रेजिस्टेंस के लिहाज से देखें तो ये हमारा फार्मूला कैसे चेंज होते हैं और इनके दरमियान में वेरिएशन कैसे आती है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जी बेटा, पावर का रिलेशन हमारे पास होता है VI के। इसी तरह से अगर आप ओहम लॉ को इस्तेमाल करेंगे, V बराबर है IR के, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास I स्क्वायर R पावर का रिलेशन बन जाएगा। आप यहाँ से I की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो I आपके पास बेटा रहता है V डिवाइडेड बाई R, तो रिलेशन बेटा आपके पास यहाँ पर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R बनेगा। अब इसके अंदर बात को गौर कीजिएगा, अगर तो पावर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब इनका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ की शक्ल किस तरह की होगी, हम उसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, और इवन के अगर आपको दो वोल्टेज की वैल्यूज़ बता दी जाए, एक करंट की वैल्यू बता दी जाए तो करंट की दूसरी अननोन वैल्यू क्या होगी। आपको वोल्टेज के अंदर रेशोज़ बता दी जाती हैं तो करंट के अंदर रेशोज़ क्या होंगी वो आप बताएं। आप वो तमाम तर कंडीशंस जिनकी बुनियादों पर आपके क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करें। दूसरा, अगर आप वोल्टेज को कांस्टेंट कर देंगे तो पावर और करंट के दरमियान में रिलेशन क्या रहेगा। आप करंट को कांस्टेंट कर लें, वोल्टेज और पावर के दरमियान में क्या रिलेशन रहेगा, ये सारे क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद पावर को कांस्टेंट कर दें, आर और आई के दरमियान में क्या रिलेशन बनता है। अगर आप इसे कांस्टेंट रखेंगे तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी बेटा आई स्क्वायर के, करंट के मुरब्बा के। अब इन दोनों के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा, आपको दो करंट की वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाती है, रेजिस्टेंस की दूसरी अननोन वैल्यू क्या होगी वो भी यहाँ से फाइंड कीजिए। अगर आपको करंट की रेशोज़ बता दी जाते हैं तो रेजिस्टेंस की रेशोज़ क्या होंगी, ये फार्मूला इस्तेमाल करें। इसी तरह से आप बेटा किसी भी अननोन के लिए 3 गिवन 4th अननोन में आप फार्मूला क्या बनाएंगे और फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को कैसे रिप्लेस करना है वो भी इस्तेमाल कीजिए।
आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर लें, पावर और करंट के दरमियान में रिलेशन को देखें। आप करंट को कांस्टेंट कर लें, पावर और रेजिस्टेंस के दरमियान में रिलेशन को देखें और वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी तरह से इस फार्मूला के लिए अब यहाँ आ जाए बेटा, अगर v को कांस्टेंट कर दिया जाए तो हमारे पास v बराबर होता है पी आर स्क्वायर रूट के। अब गौर कीजिएगा, पावर को कांस्टेंट कर लें, v और r के दरमियान में रिलेशन बनाएं। r को कांस्टेंट कर लें, पावर और v के दरमियान में रिलेशन बनाएं। v को कांस्टेंट कर लें, पावर और r के दरमियान में रिलेशन बना लें। ठीक, वो सारे फार्मूला बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह से v बराबर होगा p ओवर i, इसी फार्मूला को आपने रीअरेंज कर लेना है। v बराबर होगा आर आई के, ये वैल्यूज़ आपने जहन में रखनी है और किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट करके बाकी के दरमियान में जो रिलेशन बन रहा है उसके ग्राफ को देखें, उसके 3 गिवन 4th अननोन को देखें, एक में रेशोज़ बता दी जाए, दूसरे में रेशोज़, किस तरह से क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, ग्राफ की सिचुएशंस कैसे तब्दील होती हैं, वो सारे क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करें। अब करंट के लिहाज से I बराबर होता है V ओवर R, I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V, I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर रूट। इसी तरह से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V ओवर I, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई I स्क्वायर। ये फार्मूला इस्तेमाल करें, तो इन फार्मूला के लिए वो वेरिएशंस इस्तेमाल करें। इसके बाद बेटा आपके पास ओहम लॉ आता है। ओहम लॉ ये 10th क्लास के अंदर सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं आप। 10th क्लास के अंदर ये सारे आपको उसने सिचुएशन सिखाई हैं कि फार्मूला कैसे बदलेगा, नया नहीं है, ना ही ये इतना क्रिटिकल है बेटा कि आपकी समझ से बाहर हो। ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यही पढ़ा था ना आपने, 10th क्लास के अंदर मौजूद है आपकी। इसी तरह से अगर आप I को देखना चाहेंगे तो V डिवाइडेड बाई R, ये भी ओहम लॉ था। आप R को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो R आपके पास V डिवाइडेड बाई I बनेगा। अब इन तमाम तर सिचुएशंस के अंदर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट करके बाकियों के दरमियान में रिलेशन बनाएं और वो रिलेशन ग्राफ किस तरह बताएगा। फिर 3 गिवन आपको 4th अननोन कर दी जाए, एक को डबल कर लें तो दूसरे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आप एक को 4 गुना कर लें तो दूसरे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर एक को हाफ कर दें, 1/4 कर दें, आप 1/6 कर लें, 1/8 कर लें तो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। जब तक कि इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर ग्रिप नहीं रखते बेटा, आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी वहाँ पर। तो इनको इस्तेमाल करें। तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक टॉपिक बेटा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ वायर, के एक वायर के लिए रेजिस्टेंस के अंदर किस तरह की वेरिएशंस हो सकती हैं, जो आज हमने अंडरस्टैंड करना था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।